नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग छिंपा। मित्रों, फिर से हम एक और नया वीडियो लेकर आए हैं तरोताज़ा, और इसे अच्छे से समझने के लिए आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको ये कविताएं, ये रचनाएं भली प्रकार से समझ में आ सके। तो साथियों, भाग 2 कविता का अंधेरे में उसी का 16वां पद है। आपको पता है कि पीछे वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक जुलूस जा रहा है कवि के स्वपन में, और वो स्वपन ऐसा वैसा नहीं है। एक घटना हुई थी, जो घटना उनके अचेतन मन में चली गई थी, क्योंकि अचेतन मन एक फ्राइड के अनुसार अचेतन मन एक ऐसा मन है जहाँ अपनी दमित इच्छाएं चली जाती हैं। क्योंकि कवि उस घटना के बारे में अभिव्यक्त करना चाहता था, लेकिन वो डरता था समाज से, तानाशाहों से, साम्राज्यवादों से। तो सनात पुरुष कहता है कि तू अभिव्यक्त कर, तू आगे बढ़, ये सब बातें वो कहते हैं। तो वही अचेतन की जो घटनाएं हैं वो उनको स्वप्न के अंदर चेतन मन में आ जाती है, और वही उनको स्वप्न में दिखाई देती है कि जुलूस चल रहा है, उसमें सैनिकों के चेहरे वो पथराए हैं, नीली रोशनी वहाँ दिखाई दे रही है, ये सब चल रहा है। वहाँ पे काले घोड़ों का समूह है चल रहा है, ऐसा कुछ स्वप्न में दिखाई देता है, और वही स्वप्न आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ने के साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूँ इसका अवतरण क्या है, इसमें आया क्या है, प्रसंग क्या है। तो मित्रों, अच्छे बुरे और छोटा बड़ा कोई भी, सब इस जुलूस अर्थात उस पंक्ति में सम्मिलित है, जो अपने साम्राज्यवादी, अपनी तानाशाही और अपनी शोषण की नीति को क्या करना चाहता है, पूरा करना चाहता है, अपने स्वार्थों को पूरा करना चाहता है, सब एक पंक्ति में दिखाई देते हैं। यहाँ सभी वर्गों के परिचायक आपको दिए गए हैं, जो कहीं न कहीं जन सहानुभूति का फायदा उठाकर उनका शोषण ही करते हैं और अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। ये सब परिचायक है, देखेंगे कौन कौन है। उनके पीछे यह है क्या, कवेलरी, काले काले घोड़ों पर खाकी मिलिट्री ड्रेस, चेहरे पर आधा भाग सिंदूरी गेरुआ, आधा भाग कोलतारी भैरव, आबदार, कंधे से कमर तक कारतूसी बेल्ट है तिरछा, कमर में चमड़े के कवर में पिस्तौल, रोष भरी एकाग्र दृष्टि में धार है, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, मार्शल, कई और सेनापति, सेनाध्यक्ष, चेहरे वे मेरे जाने बूझे से लगते, उनके चित्र समाचार पत्रों में छपे थे, उनके लेख देखे थे, यहां तक कि कविताएं पढ़ी थी, भाई वाह। उनमें कई प्रकांड आलोचक, विचारक, जगमगाते कविगण, मंत्री भी, उद्योगपति और विद्वान, यहां तक कि शहर का हथियारा कुख्यात डोमा जी उस्ताद बनता है बलबन, हाय हाय। यहां ये दिखते हैं भूत पिशाच काय, भीतर का राक्षसी स्वार्थ साफ उभर आया है, छिपे हुए उद्देश्य यहां निखर आए हैं, यह शोभा यात्रा है किसी मृत दल की। यहां तक देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसके कठिन जो शब्द हैं उनके अर्थ देख लेते हैं। मित्रों, कवेलरी का अर्थ होता है क्या है, घुड़सवार। क्या होता है, घुड़सवार। काले काले घोड़ों पर खाकी मिलिट्री ड्रेस, इसको यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। चेहरे का आधा भाग सिंदूरी गेरुआ, आप जानते हो, भगवा, भगवा रंग, गेहूं जैसा। आधा भाग कोलतारी, कोलतारी का मतलब कोलतार जैसा काला, कोलतार जैसा काला। भैरव का अर्थ होता है भयानक। आबदार,
आबदार का मतलब होता है चमकदार। कंधे से कमर तक कारतूसी बेल्ट है तिरछा। कमर में चमड़े के कवर में पिस्तौल रोष भरी। रोष भरी का मतलब क्रोध। रोष का अर्थ होता है क्रोध, या आप कह सकते हो क्रुद्ध। एकाग्र दृष्टि, इसका अर्थ होता है निशाना साधे दृष्टि। धार का मतलब होता है तीव्र, धारदार। कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, मार्शल, सेनापति और सेनाध्यक्ष, ये सब क्या है? ये किसी न किसी वर्ग के परिचायक है, चाहे कोई भी हो, कोई भी दूध का धुला नहीं है, ये इनका कहना है। तो चेहरे वे मेरे जाने बूझे से लगते, उनके चित्र समाचार पत्रों में। देखो, सेनापति, सेनाध्यक्ष, सवर्ण की आवृत्ति से क्या है? अनुप्रास अलंकार है। प्रकांड का मतलब क्या होता है? प्रकांड आलोचक। प्रकांड का मतलब क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध या अनुभवी। आलोचक होता है आलोचना करने वाला, विचारक विचार करने वाला। जगमगाते कविगण, यहां चमकते हुए कविगण नहीं आएगा, जगमगाते का अर्थ यहां आ जाएगा प्रसिद्ध। अथियारा, यहां तक कि शहर का अथियारा, कुख्यात डोमाजी उस्ताद। अच्छा, ये वहां का उस समय गैंगस्टर था जहां ये घटना घटित हुई थी नागपुर में। तो ये डोमाजी उस्ताद और कुख्यात बुराई के लिए प्रसिद्ध, बुराई के लिए प्रसिद्ध। बलबन एक खतरनाक राजा था। यहां दिखते हैं भूत, पिशाच, काय। काय का मतलब आकार। बाकी हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अवतरण मैंने आपको बता दिया है, केवल व्याख्या देखनी है। कि अब मुक्तिबोध कह रहे हैं कि यह जुलूस में उनके पीछे क्या है, जो जुलूस चल रहा है उनके पीछे ये क्या हो रहा है, ये क्या है, पीछे क्या है? घुड़सवार, घोड़ों पर सवार क्या है? सैनिक है। वो काले घोड़ों पर क्या है? सवार है, और उनकी ड्रेस है वो खाकी रंग की मिलिट्री की ड्रेस है। अगर उन सैनिकों का चेहरा देखें तो उनका चेहरे का आधा भाग तो कैसा है? सिंदूरी और गैरवा है, और उनका आधा भाग कोलतार जैसा भयानक पर चमकदार है। कोलतार जैसा काला, भयानक, परंतु क्या है? आबदार अर्थात चमकदार है। उन सैनिकों ने कंधे से कमर तक कारतूसों से बंधी हुई बेल्ट, पेटियां अपने कमर में तिरछा उन्हें टांग रखा है, जैसे तिरछे वो टांगते हैं। जहां कारतूस की पेटियां होती है वो अपनी कंधे से कमर तक उन्होंने तिरछा उन्हें टांग रखा है, और चमड़े के कवर में क्या है? पिस्तौल है। उनकी क्रुद्ध और निशाना साधे दृष्टि धारदार है अर्थात तीव्र है। इसमें कर्नल, इस जुलूस के अंदर कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, मार्शल और कई अन्य टैंकों के सेनाध्यक्ष और क्या है? सेनापति सम्मिलित है। चेहरे वे मेरे जाने बूझे से लगते,
फिर आगे कवि कहता है ये चेहरे जो सेनापति, ब्रिगेडियर आदि मुझे दिखाई दे रहे हैं, इन सब के चेहरे मुझे जाने पहचाने से लगते हैं, अर्थात इनको मैंने कहीं देखा है। शायद इनके चित्र समाचार पत्रों में क्या थे, छपे थे। तो देखो यहां तक मित्रों मैं बता देता हूं, जब ये घटना हुई थी और ये घटना उन्होंने प्रत्यक्ष देखी थी, उसके पश्चात जब अगले दिन उन्होंने अखबार पढ़ा था तो शायद उनके ये चेहरे आए थे कि आज नागपुर में श्रमिकों के साथ ये घटना हुई जहां उन्होंने श्रमिकों पे अत्याचार किया, तो इसलिए उनको ये चेहरे जाने पहचाने लगते थे। उनके लेख देखे थे, यहां देखे थे हो जाएगा। और समाचार पत्रों में मैंने उनसे संबंधित लेख भी पढ़े थे, यहां तक कि कविताएं भी पढ़ी थी, और यहां तक कि उन लोगों से संबंधित कविताएं भी मैंने पढ़ी थी। अच्छा, इसका अर्थ क्या हो गया, कवियों ने ही कविताएं लिखी होंगी, जबकि उनको श्रमिकों पे कविताएं लिखनी चाहिए थी, क्योंकि अत्याचार किस पे, और कवियों का काम क्या है, समाज को सही करना। लेकिन कवियों ने यहां क्या किया है, इन्हीं जो ये शोषण करता है, अपनी साम्राज्यवादी नीति अपनाते हैं, उन्हीं पे क्या लिखी, कविताएं लिखी, और उन पे लिखी कविताएं भी मैंने पढ़ी है। भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे मतलब कोई दूध का धुला नहीं है, चाहे वो कवि हो, आलोचक हो। उनमें कई प्रकांड प्रसिद्ध अनुभवी आलोचक भी थे, आलोचना करने वाले थे घटना की, और आलोचक भी क्या थे, उन्हीं के पक्ष के थे कि हाँ ये घटना सही थी, श्रमिकों ने बहुत ज़्यादा ऐसा कर दिया था, इनको बोनस नहीं देना चाहिए था, ऐसा वैसा। उनमें विचारक, प्रसिद्ध कविगण, मंत्री, उद्योगपति और विद्वान, यहां तक कि शहर का खतरनाक हत्यारा, बुराई के लिए प्रसिद्ध डोमा उस्ताद भी उस जुलूस में सम्मिलित था। अर्थात सब क्या थे, अनेक वर्गों के परिचायक हैं जो सब जुलूस में सम्मिलित थे, अर्थात सब जन सहानुभूति को किनारे पर रखकर सब अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे थे, क्योंकि कवि वही लिखेगा जिससे उसको सुर्खियां मिलती रहे, वाहवाही मिले, और ऐसे ही उन्होंने इसलिए इन ब्रिगेडियर जनरल मार्शल आदि पे उन्होंने क्या लिखी, कविताएं लिखी। अब देख लो उस पंक्ति में, उस जुलूस में, जब बुराई के लिए प्रसिद्ध डोमा उस्ताद है जो स्वयं को क्या कहता है, बलबन कहता है, तो हाय विडंबना की बात है कि सभी सम्मिलित है जो श्रमिकों का शोषण करना चाहते हैं। देखो मूवी में अक्सर होता है, वहाँ गुंडा, नेता, सब पुलिस वाले, सब भ्रष्ट होते हैं, और सब आपस में मिले रहते हैं और बेगुनाह को फंसा डालते हैं और अपना काम करते रहते हैं, जो भी बुराई का काम करते हैं, कवि का कहना है ये। तो ऐसे ही यहां दिखाया गया है, स्वपन चल रहा है, यहां ये दिखते हैं भूत विश्वास काय, और इसी जुलूस में ये सब भूत और विश्वास जैसे दिखते हैं। या उपमा अलंकार हो जाएगा, किसके समान लगते हैं, ये सब भूत विश्वास के समान लगते हैं। भीतर का राक्षसी स्वार्थ अब साफ उभर आया है, और इनके स्वार्थों का अंदर का जो राक्षस है वो अब इनकी हरकतों से, इनके चेहरों के हाव भाव से साफ झलक रहा है, बाहर प्रकट हो रहा है। इनके जो उद्देश्य थे जड़ के अंदर, मूल रूप से जो उद्देश्य थे, जो ये प्राप्त करना चाहते थे, जो अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे और जो ये शोषण की नीति अपनाना चाहते थे, वो अब इनका उद्देश्य, इनका लक्ष्य बाहर यहाँ निखर आए हैं। मतलब इनका उद्देश्य वो बाहर दिखाई देने लग गया है कि ये उद्देश्य क्या है, ये इनका जो मोटिव है वो क्या है, लोगों को दबाना है। यह शोभा यात्रा है किसी मृत दल की, तो यह सहज मानवीय जुलूस न होकर यह मृत, जो मर चुके हैं ऐसे समूह की क्या है, शोभा यात्रा है, जिसमें चेतनता का लेश मात्र भी नहीं है, जिनमें कोई भी भाव नहीं है, जिनमें कोई भी अनुभूति नहीं है, सब शोषण में लगे हुए हैं। तो ये भली प्रकार से आपको 16वां समझ में आया होगा। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट कंटेंट के साथ, अगले पद के साथ। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।